नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिलीप पटेल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज जब हम कुछ राजकीय मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं तो हमारे साथ जुटे हुए अनिल भाई पटेल। अनिल जी, आपका स्वागत है। दिलीप भाई नमस्ते। अनिल जी, लोकसभा सत्र 26 नवंबर से शुरू होने वाला है, तो इसमें क्या हो सकता है? देखिए, सरकार ने अपने हिसाब से तारीखें नक्की कर दी 26 नवंबर। आप ये समझिए कि 20 नवंबर को चुनाव है महाराष्ट्र का, 23 नवंबर तक वहाँ सरकार बन जाएगी। उसके बाद आएगा तो सरकार की अब प्रायोरिटी ये है कि कोई भी तरीके से पहले तो महाराष्ट्र जीतना, झारखंड जीतना, उसके लिए जो कर सकते हो, एड़ी चोटी का जोर लगाना, तोड़ना फोड़ना, पैसे बेचना, गलत सही कोई भी कोई भी तरीके से जीतना। क्यों? क्योंकि सरकार की बहुत सारे बिल जो हैं वो अटके पड़े हैं, इसीलिए क्योंकि उनको लगता था कि अगर 2024 का जो परिणाम आया उससे सरकार के बहुत सारे बिल रुक गए। जैसे वक्फ बोर्ड का बिल सरकार को रोल बैक करना पड़ा, या यूँ कहें कि उसको जेपीसी में डाल देना पड़ा। फिर ब्रॉडकास्ट बिल जो खास करके यूट्यूबर्स के लिए और ये सब के लिए, मीडिया के लिए लाया जा रहा था, वो बिल, लेटरल एंट्री वाली जो बात है पीछे से, वो सब रोक देना पड़ा। क्यों? इनको बीजेपी को लगा कि पूर्ण बहुमत नहीं मिली है और हमारे पास बैसाखियाँ हैं, वो कल उठ के उनको समर्थन नहीं करेंगे और कल उठ के समर्थन नहीं करती उसका नुकसान हो सकता है। उसके अलावा देखिए तो सीप वाला बिल एक ला रहे हैं, पानी जहाज वाला बिल है वो ला रहे हैं, रेलवे पर एक अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं, बीजों पर एक बिल ला रहे हैं, पानी और ये सब पर बिल ला रहे हैं। बहुत सारे बिल इसके साथ में आए जा रहे हैं, अमेंडमेंट बिल के नाम पर लाए जा रहे हैं। उसमें वक्फ बोर्ड का बिल भी आ सकता है, उसके अंदर जो ब्रॉडकास्ट बिल है वो वापस लेके आया जा सकता है। माना यह जा रहा है कि ये सभी चीज जब आएंगी तब टोल टैक्स का बिल भी एक अलग तरीके से आ रहा है, तो आपके जेब पर उसकी असर पड़ेगी। आपके मतलब जनता की जेब पर, क्योंकि देखिए ये तो कॉर्पोरेट टैक्स घटाने वाली सरकार है, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देगी ये, उसको रियायत देगी, लेकिन आपको हमको इतना टैक्स ला दे कि आपका हमारा जीना दूभर हो जाएगा। अभी देखिए प्याज, टमाटर, आलू, सब्जी इतनी महंगी है सर कि सामान्य लोगों के पहुंच के बाहर से 4 से शुरू हुआ था, 40 पे अभी नहीं रुका, 80 तक पहुंच गया। सीधी सी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन जरूरियात की चीजें अगर इतनी महंगी होंगी और ऊपर से सरकार ये सब बिल ला के और चीजें, ट्रांसपोर्टेशन आपका महंगा होगा। आपका जो कहा जा रहा था कि हो सकता है कि इलेक्शन के पहले ये दो पेट्रोल कुछ सस्ता किया जा सके, वो नहीं हुआ। बराबर कुछ खाने पीने की चीजें पर कुछ रियायत सरकार दे सकती है, वो नहीं किया। मतलब साफ है कि सरकार का पूरा मानना यही है कि कैसे भी करके जीतो ताकि पता चल सके कि सरकार, लोग हमारी नीतियों से खुश हैं और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हाँ देखिए, हमारे जो वित्त मंत्री है जिसके अंडर में बजट आता है, वो एक बेहतर तरीके का रबर स्टैंप है। बेहतर वित्त मंत्री नहीं, बेहतर तरीके की वो रबर स्टैंप है। सही बात। कहीं भी यूज करो वो चूंचा करती ही नहीं। उल्टा जब उनसे सवाल किया जाता है तो बोलती है, अरे मैं तो प्याज खाती नहीं हूँ, मैं तो लहसुन खाती नहीं हूँ, आलू कभी देखा ही नहीं हमारे घर में, और मैं तो बस हवा पी लेती हूँ और बस मैं तो चल के जीवन गुजार लेती हूँ। उनके लिए ये है सूरज की धूप से, हाँ उसी से मैं ले लेती हूँ। और उनका मानना ये भी हो जाता है कि अरे पैसे कमाएंगे आप, ज़्यादा कमाएंगे, खर्च करेंगे तो साला जो अमीर हो जाओगे आपको अमीर होने देना नहीं है। आप ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो आपको नुकसान होगा, मतलब हमारे देश के अर्थतंत्र को नुकसान होगा, ऐसा उनका मानना हो सकता है। इसलिए सब चीज़ें हैं। लेकिन बात यही है कि देखिए इस जो नया आएगा उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात सुनने में आ रही है, 1 नेशन 1 कोड बिल की लाने की बात, सेकुलर बिल की लाने की बात हो रही है। यह सब चीज़ें आएंगी, लेकिन कब? जब आप महाराष्ट्र इलेक्शन जीतेंगे तब। अब विपक्ष का ये है कि विपक्ष पूरी तरीके से दमखम से ये बात पहुंचाए महाराष्ट्र की जनता में कि अगर आप महंगाई से छुटकारा पाने चाहते हैं तो इस सरकार को हराना होगा, बीजेपी को हराना होगा, महायुति को हराना होगा। आपको बताना पड़ेगा कि अगर भेदभाव नहीं करना है और संविधान पर ये लोग तोड़ देने वाले हैं नया बिल और ये सब लाके, तो आपको इनको हराना है। आपको ये बताना होगा कि किस तरह से बैक चैनल से ये भर्तियां करेंगे और जो आरक्षण वाले लोग हैं वो रह जाएंगे, वो आपको इनको बताना पड़ेगा। संविधान से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये अपना प्रकार का संविधान चाहते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। आपके हाथ में 1,500, 2,000, 5,000, 10,000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन पूरे 5 साल आपको चूस लेंगे। वो
सोचना पड़ेगा, मतलब जितना दिया है आपकी दमड़ी भी, चमड़ी और दमड़ी दोनों ही उखाड़ लेंगे। आज ही देखिए गुजरात में किसान ने फिर आत्महत्या किया है, और वो यही उस परिवार का आरोप है कि सूद की बात है जूनागढ़ में, कि उस परिवार का आरोप है कि जो उनका फसल था वो निष्फल हो गया, खत्म हो गया, खराब हो गया, इसलिए उसने आत्महत्या दवा पी के घर के ही आंगन में उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे साहब अभी आए थे, उनको यहाँ आके घूम फिर के टोपी लगा के नाव में घूम के फोटो खिंचा के मस्त वीडियो बना के गए। सही बात। लेकिन किसानों की हालत कितनी खराब है, आप जूनागढ़ चले उनको जाइए, देखने घेड़ की चले जाइए, उनके पास फुर्सत नहीं है। क्यों? फुर्सत ही नहीं। क्योंकि एक नकली नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो कि हम 5 ट्रिलियन पे जा रहे हैं। लेकिन सर, हमारा देश ही इतना बड़ा है कि 5 ट्रिलियन ऐसे ही हो जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको ले जाना है, आप कितनी मेहनत करेंगे, आप खाली गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप वॉर रुकवादी पापा और ये गलत चीज़ें जो हो रही हैं, उससे काफ़ी देश को नुकसान हो रहा है। इसलिए महाराष्ट्र की जनता से और झारखंड की जनता समझे उनके लिए कौन बेटर है। खाली ये मत देखें कि चमक धमक है, कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है, कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है, कोई व्यक्ति की स्पीच अच्छी आती है, वीडियो वायरल होती है। आप ये देखिए व्यक्ति काम क्या कर रहा है आपके लिए। क्या वो गाय भैंस कर रहा है, क्या वो मंदिर मस्जिद कर रहा है, क्या वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, क्या वो समाज को एक दूसरे से बांट रहा है, वो आप देखिए, तब जाके निर्णय करिए कि कौन आएगा कौन जाएगा। लेकिन हिंदुत्व की चाशनी इस तरह से लोगों को खिलाई पिलाई जा रही है कि लोग जो है उस भ्रम में, अब पता नहीं क्या नुकसान होगा। लेकिन ये है कि ये जो इस बार जो होने वाला है कार्यक्रम, वो बेहद खतरनाक होगा। लेकिन इस बार शायद मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी भी होंगी संसद में, क्योंकि तब तक उसका भी इलेक्शन हो चुका होगा। तो अनिल जी, अमेरिका भारत की 19 कंपनियों पर बैन लगा दिया है, तो उसका क्या असर पड़ सकता है? आपको देखना होगा कि वो कंपनियां कौन हैं। क्या उसमें अदानी है? तो नहीं। क्या उसमें अंबानी है? तो नहीं। उसने क्यों लगाया है? तो उनका कहना ये है कि ये 19 कंपनियां जो हैं वो रशिया को मदद कर रही थी, या रशिया से उनका बिजनेस था। भैया रशिया से बिजनेस था तो उससे अमेरिका क्या लेना देना? वो तो भारत सरकार की मंजूरी से गई होंगी ना। ऐसे तो कोई तो ऐसा गया नहीं हो, जो भी चीजें सप्लाई की होंगी वो भारत सरकार की हुई। तो भारत सरकार क्यों नहीं बोल रहा? उनका वाणिज्य मंत्रालय क्यों नहीं बोल रहा है? पीएम मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों अमेरिका को धमका नहीं दे रहे हैं कि अच्छा नहीं होगा, हमारी कंपनियों को, हम भी आपकी 10 कंपनियां बैन कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि या तो आपने कहा आ बैल मुझे मार, ठीक है, या कहते हैं या तो आप कुल्हाड़ी आपके पैर पे गिरी, या तो आपने अपना पैर कुल्हाड़ी पे मार लिया। क्यों? जब आप में बोलते हैं ना, हाथ पैर में दम नहीं, हर किसी से कम नहीं। देखिए विदेश नीति होगी तो हमें हमेशा अपने सरकार के साथ में खड़ा रहना होगा, चाहे उस व्यक्ति से अपना कितना भी मतभेद हो। लेकिन जब भारत देश की हो तो हमें उनके साथ खड़ा रहना होगा, और हम खड़े हैं। अब सवाल ये है कि नक्की करना पड़ेगा हमारे देश को या हमारे देश के मंत्रालय को कि क्या हमको अमेरिका से दोस्ती रखनी है। अगर हाँ, तो आपको दोस्ताना अंदाज में उन्हें पूछना पड़ेगा कि हमारी मंजूरी से उन्होंने काम किया है, कोई अंधेरे में हमको नहीं रखा चोरी से, तो आप क्यों ऐसा कर सकते हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी आपकी 2 कंपनियों को इस लेबर लॉ में फेल कर देंगे, पास कर देंगे, आपकी कंपनी बंद कर देंगे, आप हटाओ यहाँ से। सही बात। लेकिन आप ये बोल सकते नहीं है। आप खाली इतना दिखाएंगे कि हमारे पीएम वहाँ गए, गोदियों में दिखाएगा, उन्हें उनको खाना खिलाया, चाय पिलाया, रोटला भाकला और पता नहीं क्या क्या खिलाया, उसी में वापस आ जाएंगे। लाल जाजम इतनी लंबी थी, इतनी छोटी थी, इंदिरा गांधी जब गई थी ये था, मतलब यही सब बातें। कहीं का चूना लगा, बोलते कहीं का चूना कहीं लगा देंगे, कत्था कहीं लगा दे, पान किसी को खिला देंगे, उनसे उससे मतलब नहीं। हम चमक गए, हमने फोटो खिंचवा दी, बस बहुत है। अब सवाल ये है कि उसने, यानी अमेरिका ने आपको सीधे तरीके से चुनौती दे दी। आप अगर चीन के साथ गए, आप अगर रशिया के साथ गए, तो हम आपका यही हाल करेंगे। उसने यहाँ तक कहा है कि जो बैंकें रशिया को मदद कर रही है भारतीय, उन बैंकों को भी यहाँ दिक्कत हो सकती है। मतलब अगर बैंकों को दिक्कत हुई तो आप डॉलर में से बाहर हो जाएंगे। अगर डॉलर आपको नहीं मिलेगा तो आपका अर्थतंत्र नुकसान होगा। उसके एवज में आपने अभी तक क्या किया? इंडियन एक्सप्रेस में पूरी खबर है। उस खबर में उन्होंने कहा है कि हमने ईमेल लगा के ये सब चीज़ें पूछी, लेकिन भारत सरकार ने कोई जवाब दिया
नहीं है। नहीं है। भारत सरकार ना तो देश के लोगों को बता रही है, ना तो विदेश के लोगों को बता रही है कि आप क्या करो क्या नहीं करो। सब ढेर सारे भारतीय वहाँ हैं, कनाडा में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, तो आप तो उनको भी खतरे में डाल रहे हो, सही उनका व्यवसाय भी आप खतरे में डाल रहे हो। हो। आप खाली अदानी पे बोलेंगे, आप क्या खाली अंबानी पे बोलेंगे, आप खाली इनको बोलेंगे, आप मतलब होशियारी कर रहे हैं आप, और किसी दूसरी कंपनी से नहीं बात करेंगे कि अगर कोई छोटी कंपनी को अगर बैन करता आप नहीं बोलेंगे। आपको बोलना पड़ेगा, आप नहीं बोलेंगे, आप उनको सिक्योर नहीं करेंगे, क्योंकि वो निर्यात कर रही है यहाँ से वहाँ, आयात नहीं कर रही हैं। जब वो निर्यात कर रही है तो आपके लिए विदेशी डॉलर ला रही है। जब विदेशी डॉलर आएंगे तब यही कमानी कर रही है। सीधी सी हमारे देश के लिए आप समझिए, कुछ दिन पहले तक हमारा जो मार्केट था, वो 85,000 पे पहुंच गया था, पता है ना आपको, BSE और ये सब मिल सेंसेक्स। आज हम 80 के नीचे आ गए, 5-6 हजार कम हो गया, करीब 10-12 लाख करोड़ सर खो गया हमारा, खत्म हो गया, नीचे आ गए हम। हर हफ्ते 10-12 लाख करोड़ रुपए विदेशी कंपनियां निकाल रही हैं, हम कमजोर हो रहे हैं। बावजूद इसके हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, बावजूद इसके हम मार्केट को बनाए रखने के लिए जो गड़बड़ियां कर सकते हैं वो कर रहे हैं। माधवी बुच जो सेबी की चेयरमैन, उसकी पूछताछ नहीं होने दे रहे हैं। कांग्रेस उसके खिलाफ में कैंपेन चलाई हुए है। राहुल गांधी बता रहे हैं कि अपना वीडियो बना बना के, क्या विदेश में नहीं देखा जाएगा वो? अब देखिए कितनी बेहतरीन एडिटिंग है, क्या खोजी पत्रकारिता उन्होंने की है, पवन खेरा ने, वो सब। अब क्या जो काम सर चैनलों का था वो काम वो खुद कर रहे हैं अभी। सोचिए आपने कितना मजबूर कर दिया है उनको कि वो खुद पत्रकारिता कर रहे हैं, खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं, और आप खाली लफाजी कर रहे हैं, वॉर रुकवादी पापा। सोचिए आप वॉर रुकवादी पापा कर रहे हैं, उससे तो फायदा होगा नहीं। देश का अर्थतंत्र है, वो आपको समझना पड़ेगा और अमेरिका को भी समझाना पड़ेगा। आपसे कहीं गलती हुई हो तो वो बताइए, और उनसे कोई गलती हो तो आप सामने उनको जवाब दीजिए। 1-2 कंपनी होती तो कोई बात नहीं, 19 कंपनियों की बात वही। मतलब आप खाली कब बोलेंगे, जब आपको दिक्कत कब होगी, जब अदानी को दिक्कत होगी तब आपको दिक्कत होगी, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं। आप लड़ लो भैया अपने हिसाब से, बस वही बात है। तो बटेंगे तो कटेंगे नारों के विरुद्ध अखिलेश यादव ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे नारा लगाकर बीजेपी को कैसे मार दिया? देखिए बहुत बड़ी बात है। बटेंगे कटेंगे के जो रचयिता हैं, रचयिता आविष्कारक, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। सही बात। उनको दूसरा कुछ नहीं आता। आप उनसे विकास की बात कर लो तो नहीं, इन्वेस्टमेंट की बात कर लो तो नहीं, कोई धर्म के आधार पर बात कर लो तो नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम, केवल बंटवारे की राजनीति। जब बात आएगी तो पहले कहेंगे हिंदू मुस्लिम, फिर सोचा हिंदू मुस्लिम से बात नहीं बनी तो बोलेंगे यादव नोन यादव, उससे भी बात नहीं बनी, बोलेंगे जाटव नोन जाटव, उससे भी बात नहीं बनी, फिर बोलेंगे बाबर राम, उससे राम और रोम, उससे भी बात नहीं बनी, बोलेंगे जाट नोन जाट, उससे बात नहीं बनी, बोलेंगे महाराष्ट्र बाहर वाले अंदर वाले। मतलब ये खाली बंटवारे की राजनीति करते हैं। इनको झटका कब लगा? इनको झटका लगा 2024 में। 24 का जो परिणाम आए और ये जिस तरह से घसक के नीचे आ गए, और उसमें ST SC OBC जुड़ गया। देखिए सर, ये समझना पड़ेगा आपको, 2014 से जो 2019 का एक भाग और 2019 से 2024 का दूसरा भाग। 2014 से 2019 में जो ST SC OBC, उनको लगा कि ये आए हैं सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो हमको इनके साथ जाना चाहिए। लोग इनसे जुड़े, और देखिए 2019 में उन्होंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, बाद में उनको बम्पर लोगों ने जिताया। 2019 से 2024 में क्या हुआ, लोगों को पता चलने लगा कि ये लोग झूठे हैं। जब हिस्सेदारी देने की बात आएगी तब हमको नहीं देंगे। ये मनुवाद को मानते हैं, ये ब्राह्मणवाद को मानते हैं, सवर्णों को मानते हैं। जब नौकरी में देने की बात आएगी तो दलितों का हक मार लेंगे, कमजोरों का हक मार लेंगे, और कहेंगे वहां पर कि भैया रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते क्योंकि ये तो नॉट फॉर सूटेबल है, उस पर सवर्णों की भर्ती कर देंगे। उससे भी बात नहीं बनेगी तो लेटरल एंट्री, पीछे के रास्ते से सवर्णों की भर्ती करेंगे, और पूरा क्राइटेरिया इसी तरह का बनाएंगे जिससे सवर्णों को नौकरी मिले। ये बात लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद 2019 में जो EBC लाई ये लोग कोटा सवर्णों में, उससे लगा अरे यार इन लोग ने तो हमको ठग लिया और कोटा विद कोटा कर रहे हैं। और जो सरकारी नौकरियां थी POC पब्लिक सेक्टर यूनिट में, वो सर 2014 के पहले 17.5 लाख नौकरियां थी, वो घट के सीधे 13 लाख नौकरियां हो गई। मतलब 4.5 लाख। ऐसा नहीं है कि वहां जगह नहीं भरी गई, भरी गई, कॉन्ट्रैक्ट से भरी गई, समझो।
वहाँ संविदा से भरी गई, वहाँ पर इस तरह से भरी गई कि 3-3 4-4 महीने की उससे, और परमानेंट नहीं। अब स्वाभाविक है जब आप पूर्ण भर्ती नहीं करेंगे तो आप पर वहाँ पर रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया लागू करेंगे। सही तो ये बात सब लोगों को समझ में आया, लेकिन उन्होंने 2024 में इनको सबक सिखा दिया, महाराष्ट्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। तब जाके इनको झटका कर रही, यार ये तो हम फंस गए, सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, अब बटेंगे कटेंगे लाओ। अब लोगों के समझ में ये आ गया कि क्यों बांटने पर लगे हैं ये, इसलिए कि अपनी जो राजकीय गोटियां या रोटियां वो सेक सके। अब जब इनकी गोटियां नहीं सीखी तो कोई लड़ाओ बहराइच में जो हुआ हिंदू मुस्लिम को, तो वो राज्याश्रित प्रायोजित था सर। जिस तरह से भास्कर ने इतना बड़ा स्टिंग किया, उसका खंडन आज तक न तो योगी सरकार ने किया, न तो लोकल पुलिस अथॉरिटी ने, किसी ने। इसका मतलब वो राज्य का प्रायोजित था और लोगों को ये बात समझ में आ गई। इसलिए जो पीडीए, जो समाजवादी पार्टी के नेता चलाते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, पीडीए। अब सवाल ये है कि ये बात अखिलेश यादव को अच्छी तरह पता है, इसलिए जब बटेंगे कटेंगे आया तो नरेंद्र मोदी साहब नया ले आए। क्या ले आए? नहीं, वो ले आए, हम एक हैं तो सेफ हैं। क्या बोला? एक है तो सेफ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम एक रहेंगे तो बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला। कदम से कदम ताल मिला के बढ़ेंगे, नहीं, हम एक है तो सेफ हैं, सुरक्षित। अभी किससे सुरक्षित की बात है? नहीं, बताओ, आप डरा रहे हो किसी को, होशियारी हैं, होशियारी कर रहे हैं। बनारस से जीत के आए हो कैसे, और उन्होंने को तुम बेवकूफ बना रहे हो कि एक हो तो सेफ हो। उसके बदले में ये आया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उन्होंने बोला भैया हिंदू मुस्लिम जुड़िए, एसटी एससी ओबीसी जुड़िए, सवर्ण, हाँ, जाट नॉन जाट जुड़िए, मराठी नॉन मराठी जुड़िए, बाहर वाले अंदर वाले जुड़िए, क्योंकि सब लोग हिंदुस्तानी हैं, सब लोग भारतीय हैं, सब लोग इंडियन हैं। लेकिन ये तो ये समझते नहीं है। आप इनको जब इनके पढ़ेंगे ना, उनको जब पढ़ेंगे नमस्ते सदावस्ते, उसमें बोलेंगे हिंदू देश। अरे भैया, हिंदू देश, हमारा देश संविधान में वो सेकुलर देश है, न हिंदू है न मुस्लिम है, न किसी का देश नहीं है। आज आप बोल रहे हो हिंदू देश, तो स्वाभाविक कुछ तो ऐसे भी लोग होंगे जो बोलेंगे मुस्लिम देश, कुछ बोलेंगे क्रिश्चियन देश, कुछ बोलेंगे सिख देश। वो आपको नहीं पचेगा, तब आपको मर्चा लगेगा, तब आपको मर्चा लगेगा। तो भैया आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि दूसरों को मर्चा लगे? सही बात है। पलट कर आपको भी तो आएगा ना जवाब। और जिस दिन ये लोग समझ गए कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो लोगों को याद रखना है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। देखो, मेरा व्यक्तिगत कोई बीजेपी से दुश्मनी नहीं है, न तो पीएम मोदी से, न तो भूपेंद्र पटेल से। वो तो मेरे बहुत अच्छे कहूँ कि उनको मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में बने रहें। मैं चाहता हूँ कि उनके से विचारक रहें, क्योंकि कम से कम नरेंद्र मोदी का जो पॉलिटिक्स है वो नंबर 1 का पॉलिटिक्स है। सत्ता में कैसे आना, किसका कैसे दुरुपयोग करना या उपयोग करना, वो अगर पिछले 100 साल में किसी ने सिखाया तो वो नरेंद्र मोदी ने। जहां से विपक्ष सोचना बंद करता है, आप समझिए नरेंद्र मोदी वहां सोचना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ देश की जनता का एक मानस है, एक भक्त है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। जिस दिन भक्तों को समझ में आ जाएगा कि भैया इनके एक है तो सेफ में आपको धमकाना है, आपको बेटे को रोजगार देना नहीं है। ये बोलते हैं हर घर तिरंगा, क्या बोलते हैं? हर घर तिरंगा। हर घर रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? सही बात है, ऐसा बोलना चाहिए। हर घर रोजगार, सरकारी रोजगार, पक्की नौकरी। वो नहीं, क्या बोलेंगे पता है? आत्मनिर्भर कब चलाओ, आत्मनिर्भर बनो, हम 5 किलो आपको गेहूं चावल आटा देंगे, 5 किलो आटा देंगे, आप आत्मनिर्भर बनो। हमारे में ताकत नहीं है बॉस, हम तो खाली अपने अदानी भाई के लिए काम करेंगे, अंबानी भाई के लिए काम करेंगे, 10-20 हमारे जो टिटपुंजी उद्योगपति उनको करोड़पति बनाएंगे। लेकिन आप आत्मनिर्भर बनो, ये समझिए कहानी है पूरी इसमें। पीएम मोदी अब 1 इलेक्शन और 1 सेक्युलर बिल की बात क्यों करने लगे? देखिए, इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ये मुझे बताइए। चलो मैं ये मान लेता हूँ कि चलो 1 नेशन 1 इलेक्शन करते हैं, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसका मसौदा तो आपको बताना पड़ेगा ना। अगर मैं बोलूँ मेरे घर में आके अपनी वाइफ को कि मैं तुमको
तुम मुझे अपना गहना जो आपके पास पड़ा है वो दे दो और 3 साल में मैं तुम्हें लौटा दूंगा, तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि मैं आपको कैसे लौटाऊंगा। कैसे लौटा दूंगा। मैंने आपका सामान ले लिया, बेच दिया, अपना धंधा मैं कर रहा हूँ, धंधे में मैं कमाऊंगा, मैं कौन सा धंधा करूंगा, मेरा प्रॉफिट क्या होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा देखो भैया ऐसा ऐसा है और इससे आपको मैंने आपके पास से 5 गहने लिए हैं तो आपको 6 गहने ऐसे दूंगा। ये तो बता ही नहीं रहे, खाली बकवास कर रहे हैं, खाली बकवास कर रहे हैं। और खाली बकवास कर रहे हैं। मैं 3 बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लोगों को पता चले कि ये वाकई खाली बकवास कर रहे हैं। सही बात। कर सकते हैं। देखिए इको जोन का मुद्दा भी गुजरात में चल रहा है, ठीक है, वहां किसान कह रहे हैं कि जब 370 आप हटा सकते हो तो इको जोन क्यों नहीं हटा सकते? सही बात है ना। उसी तरह से आप बोलोगे कि भैया चलो लग गए, ये कैसा है? ये वैसा ही गलत इनकी बयानी है, बातें हैं जैसे रात को आए 8 बजे बोले नोट बंद, तो कितने लोग परेशान हुए सर, कितने लोग लाइन में खड़े होकर मर गए। क्योंकि भाई देखो मैं ये व्यक्ति तौर पे मानता हूँ कि राजा जो है वो पारिवारिक होना चाहिए। राजा अगर पारिवारिक होगा तो समझेगा कि बीवी को क्या जरूरत होती है, बच्चे को क्या जरूरत है, बहन को क्या जरूरत है, बूढ़े माँ बाप को क्या जरूरत है, हाँ सबको क्या जरूरत है, समाज में कैसे रहना है, किसके व्यवहार वो उसको पता होता है। लेकिन जो व्यक्ति जिसके आगे पीछे कोई नहीं है उसको सर कोई व्यवहार पता नहीं होता है। सेनापति के लिए वो वैसा आदमी ठीक है, देखिए सेनापति के लिए ठीक है, राजा के लिए तो वैसे ही चाहिए। आपका सेना का कोई बड़ा हो ना, आपका गृह मंत्री ऐसा हो तो चलेगा जिसको, लेकिन उल्टा लगा है। अब उल्टा तो वो सीधा भी दोनों एक जैसा ही है, समझो। सेनापति आपका ऐसा हो तो चलेगा सर, याद रखिए, लेकिन राजा आपका पारिवारिक होना चाहिए, तभी वो समझेगा दुख प्रजा का, अपने समझेगा। ये तो वो नहीं समझेगा ही नहीं। सबसे बड़ी खतरनाक जो बात है वो यही है। दूसरा ये बोलते हम सेकुलर बिल लाएंगे, तो क्या अभी का जो संविधान हमारा सेकुलर नहीं है? इसका मतलब ये बदलने वाले हैं। इन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि मैं संविधान बदलूंगा, शब्द ये नहीं थे। इलेक्शन में घूम घूम के क्या बोल रहे थे दोनों? संविधान नहीं बदलेंगे, बाबा साहब भी आएंगे तो हम नहीं बदलेंगे, ये नहीं करेंगे वो। अब क्या बोल रहे हैं? हम सेकुलर कोड ला रहे हैं भाई, तो इसका मतलब अभी का संविधान सेकुलर नहीं है। ये केवल और केवल, मैंने कहा ना, आपको बेवकूफ बना रहे हैं, या आपको बेवकूफ समझते हैं, या तो खुद बेवकूफ है। हमारे देश की जनता ना बेवकूफ है, न कभी थी, न कभी रहेगी। उसको पता है अगर आप आने टेढ़े जाएंगे तो कान पकड़ के लाएगी। 400 के पार बोलते थे लोग, कान पकड़ कैसे ले आए रास्ते पर आपको? ये अधूरी बात है सर, अभी बता दूं, इनको अभी अधूरी सजा मिली है सर। देश की जनता भी इनको पूरी जब सजा देगी ना, तब देखना, तब इनको पता चलेगा कैसे बाहर फेंका जाएंगे ये। अभी भी सुधर नहीं रहे हैं। अभी भी देखो महंगाई का बॉम्ब जो फेंकने वाले हैं, वो तो महंगाई बॉम्ब आने जैसे ये जीते, खराब होगी। मैं बोल जैसे ये जीते महंगाई का बॉम्ब आएगा आपके ऊपर। सही है, उसके लिए सब तैयार। अभी दिवाली देखो ना तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल बटन दबाइए। आप सभी को हमारी टीम और हमारी चैनल की तरफ से दिवाली और नया वर्ष का शुभ कामनाएं। नमस्कार।